तो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल जिसका नाम है NCERT शॉर्ट्स और मैं हूं प्रिंस। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं विजन करंट अफेयर्स 6 मई का पार्ट 2 डिस्कशन हम लोगों का चल रहा है। पार्ट 1 अगर अभी तक नहीं देखा आपने तो देख लीजिए, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए, एक सोर्स आप मत रखिए करंट अफेयर्स का। विजन तो करंट अफेयर्स मैं आपको पढ़ा दूंगा, लेकिन आप एक और सोर्स कहीं से भी, किसी भी से, चाहे यूट्यूब से आप पढ़ ले, डेली करंट अफेयर्स देख लें, या फिर आप कोई पत्रिका ले ले मंथली, वो पढ़ ले, ठीक है, तो आपके लिए जो है फायदेमंद रहेगा। ठीक, 2 सोर्स रहेगा तो आपके लिए सारा कवर करना आसान हो जाएगा। करंट अफेयर बहुत ही वास्ट इसका सिलेबस होता है, ठीक है, बहुत ही वास्ट है ये, तो इसको कवर करने के लिए 2 तो मिनिमम आप कर सकते हैं। मैक्सिमम ज्यादा नहीं चलना, मैक्सिमम कर सकते हैं 2, ठीक है, ज्यादा नहीं करना है। 2 से ज्यादा करेंगे तो आप उतना पढ़ भी नहीं पाएंगे, ठीक है। तो हम लोग जो है हाजिर हैं नई नई खबरों के साथ, नए नए टॉपिक्स के साथ, ठीक है। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हर खबर एकदम आसान भाषा में आपको समझा दूं मैं, ताकि आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और पहला टॉपिक है हमारा युद्ध की तैयारी, सिविल डिफेंस की तैयारी, मॉक ड्रिल, ठीक है। तो बेसिकली गृह मंत्रालय ने कहा कि भैया हमको मॉक ड्रिल करना चाहिए, ठीक है। तो आजकल क्या है कि दुनिया में बहुत उथल पुथल मची हुई है, आप देख ही रहे हैं, पहलगाम अटैक हो गया, फिर उसके बाद तानातनी चली हुई है, यूक्रेन और रशिया का वॉर तो चल ही रहा है। अभी इंडिया पाकिस्तान में भी ऐसा माहौल बन रहा है कि युद्ध हो जाएगा, युद्ध हो जाएगा। इंडिया ने भी ऑपरेशन सिंदूर कर दिया है, आज 7 मई की खबर है, ठीक है। खैर, हम लोग बात करते हैं मॉक ड्रिल की, ठीक है। तो मॉक ड्रिल क्या है, ठीक, तो अपने देश को खतरे से बचाने की तैयारी करना बहुत जरूरी है। इसी सिलसिले में हमारे गृह मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने कहा है कि 244 सिविल डिफेंस जिले हैं, ठीक है, हमारे देश के अंदर। कितने हैं? 244, 244, ठीक है, ये याद रखिएगा। देखिए, जो भी आंकड़ा मैं बोलूँ ना, उस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो 244 सिविल डिफेंस जिले हैं, उनमें सिविल डिफेंस की मॉक ड्रिल यानी नकली अभ्यास किया जाएगा। अब ये सिविल डिफेंस होता क्या है, ठीक है, और ये सिविल डिफेंस के जिले क्या होते हैं? ये वो जिले होते हैं जिन पर लड़ाई झगड़े के टाइम दुश्मन के हमलों का खतरा सबसे ज्यादा बना रहता है। ये जगहें सामरिक और रणनीतिक तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सिविल डिफेंस अभ्यास क्या होता है? ये एक तरह की प्रैक्टिस है ताकि हम किसी भी खतरे से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहें। इसका मेन मकसद ये देखना होता है कि अगर कभी युद्ध हो जाए किसी भी देश से, किसी से, ठीक है, तो मिसाइल हमला हो, हवाई हमला हो, कि कोई बड़ी आपदा हो, हमारे आम नागरिक और सरकारी सिस्टम कैसे काम करेंगे और कैसे रिएक्ट करेंगे, इसका पूरा पूरा अभ्यास इस मॉक ड्रिल के अंदर किया जाता है। इस अभ्यास में अलग अलग तरह के सिविल डिफेंस के उपायों को करके देखा जाता है ताकि पता चले कि वो ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है, और उनमें तालमेल है कि नहीं। इस अभ्यास में क्या क्या होता है ये भी जान लेते हैं। जो हवाई हमले की चेतावनी देने वाला सायरन वगैरह होता है, ठीक है, उनकी आवाज ठीक से सुनाई दे रही है कि नहीं, ये चेक किया जाता है। इंडियन एयरफोर्स के साथ जो हॉटलाइन या रेडियो से बात करने का सिस्टम है वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, ये भी देखा जाता है। जो कंट्रोल रूम बनाए जाते हैं उनकी फंक्शनिंग यानी वो कैसे काम करते हैं, ये चेक किया जाता है। अगर दुश्मन हमला कर दे तो नागरिकों और स्टूडेंट्स को अपनी जान बचाने के लिए कैसे ट्रेनिंग दी जाए, ये सिखाया जाता है। जो जरूरी जगहें हैं जैसे पावर स्टेशन या पानी के प्लांट, उनको बचाने के लिए कुछ कैम्फेलेजिंग से मतलब बचाने के लिए कुछ उपाय किए जाते हैं, जैसे कि उनको ढक दिया जाता है या किसी तरह उनको रंग दिया जाता है ताकि दुश्मनों की नजर उस पर नहीं पड़े, दुश्मनों को आसानी से दिखाई न दे। हमले वाली जगह से लोगों को सुरक्षित निकालने की जो योजना होती है उसको अपडेट किया जाता है इस मॉक ड्रिल के अंदर और उसकी प्रैक्टिस की जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछली बार ऐसा कब हुआ था पता है? 1971 में, जब भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी, युद्ध हुआ था, ठीक। अब इतने सालों बाद फिर से ये जरूरत पड़ गई है, इसकी तैयारी चल रही है, तो बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि अभी हो सकता है इंडिया पाकिस्तान में हो सके लड़ाई, ठीक है, ना हो तो ज्यादा अच्छा है। खैर, भारत में सिविल डिफेंस के नियम क्या क्या है? हमारे देश में सिविल डिफेंस के लिए एक कानून भी बना हुआ है जिसका नाम है नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968, ठीक है। 1968 में एक कानून बनाया है जिसका नाम क्या है? नागरिक सुरक्षा अधिनियम। यह कानून तब बनाया गया था जब 1962 में चीन के साथ, 1965 में पाकिस्तान के साथ हमारी लड़ाई हुई थी। इस कानून में बताया गया है कि अगर जमीन, हवा, समुद्र या कहीं से भी दुश्मन हमला करे तो लोगों की जान माल को और जरूरी जगहों की सुरक्षा के लिए क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए।
इसी कानून में सिविल डिफेंस कॉर्पस यानी नागरिक सुरक्षा वाहिनी बनाने और सिविल डिफेंस के लिए नियम और कानून बनाने की बात लिखी गई थी। ठीक है, तो ये मॉक ड्रिल उसी तैयारी का हिस्सा है ताकि किसी भी बुरे वक्त में हम सब मिलकर मुकाबला कर सकें। ठीक, चलिए अगली टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। और नहीं समझ में आया तो फिर से आप जाएं, वीडियो को पीछे करें और फिर से बातें सुनें जो मैंने बोली है। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है हमारा नीलगिरी तहर की गिनती। अब चलते हैं साउथ इंडिया की तरफ। साउथ इंडिया में तमिलनाडु और केरल की हम लोग जो है सफर करते हैं। ठीक, तो वही है नीलगिरी पहाड़ी। ठीक है, तो वहां का एक जानवर है जिसका नाम है नीलगिरी तहर। इस जानवर की गिनती की गई है। इस सर्वे में पता चला है कि कोयम्बटूर फॉरेस्ट डिवीजन जो है, जहां ये नीलगिरी तहर पहले खूब पाए जाते थे, वहां उनकी आबादी फिर से बढ़ रही है, जो एक अच्छी खबर है हमारे लिए। ठीक है, क्योंकि इस तरह की बायोडायवर्सिटी जो है बनी रहे और हमारा क्लाइमेट चेंज जो है उस पे इम्पैक्ट ना पड़े। ठीक है, देखिए अगर इन सब चीजों का ताना बाना बना रहता है ना, कि मतलब सब कुछ प्रकृति में पर्याप्त मात्रा में हो, तो फिर हमारा जो उससे नुकसान होता है, मतलब किसी भी प्रकृति में अगर क्षय हो रहा है, किसी भी प्रकृति का नुकसान हो रहा है किसी तरह, तो फिर उसका इम्पैक्ट पड़ता है क्लाइमेट चेंज के रूप में। तो इन सब चीज़ों का जब ये बना रहता है ना चेन, तो फिर हमारे ऊपर उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, क्लाइमेट चेंज रुकता है। ठीक है, नहीं होता है। ठीक, तो नीलगिरी तहर कौन है? ये एक खास तरह की पहाड़ी बकरी है जो सिर्फ वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट में मिलती है। वेस्टर्न घाट कहने का मतलब, अब जैसे इंडिया का ये साउथ इंडिया का ये मैप देख लीजिए। ठीक है, तो इस साइड जो वेस्ट में है यानी कि पश्चिम में है उसको पश्चिमी घाट कहते हैं, और पूर्व में जो ये है यानी समुद्र किनारे। ठीक है, इधर अरब सागर और इधर आपका बंगाल का खाड़ी। ठीक, तो इस साइड जो है इसको पश्चिमी घाट कहते हैं और इस साइड जो है इसको पूर्वी घाट कहते हैं। पश्चिमी घाट हमारा काफी समृद्ध है। ठीक है, और यहीं कहीं जो है तमिलनाडु और केरल है, और यहीं पे नीलगिरी का पहाड़ी है। ठीक, तो इंडिया में इस तरह के खूर वाले 12 जानवर पाए जाते हैं, लेकिन ये अकेली ऐसी पहाड़ी बकरी है जो साउथ इंडिया में मिलती है। इनका घर खुले पहाड़ी घास के मैदान होते हैं। ये नॉर्थ में नीलगिरी के नॉर्थ से जो नॉर्थ की पहाड़ियों से लेकर साउथ में कन्याकुमारी तक पाए जाते हैं। लेकिन इनको कुछ खतरे भी हैं, जैसे इनके रहने की जगह कम होती जा रही है, पालतू जानवरों से इनकी टक्कर होती है, बिजली बनाने के प्रोजेक्ट और मोनोकल्चर फार्मिंग यानी एक ही तरह की खेती जो करना होता है उससे भी इनको नुकसान हो रहा है। कभी कभी इनका शिकार भी कर लिया जाता है। तो तमिलनाडु सरकार ने तो इनको बचाने के लिए खास प्रोजेक्ट भी शुरू किया है जिसका नाम है नीलगिरी तहर प्रोजेक्ट। ये तमिलनाडु का राजकीय पशु भी है, इसीलिए इसकी सुरक्षा और रक्षा जो है वो करना बहुत जरूरी है। अगर इनकी संरक्षण स्थिति की बात करें तो IUCN जो है, ठीक है, उसमें ये रेड लिस्ट में है। इनको इंडेंजर्ड लिस्ट में रखा गया है, यानी खतरे में है। ठीक, उसमें इस लिस्ट में डाल दिया गया। और जो हमारा इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972, उसकी अनुसूची 1 में भी इनको रखा गया है, जिसका मतलब है कि इनको सबसे ज्यादा सुरक्षा दी गई है। तो इनकी आबादी का बढ़ना एक उम्मीद की किरण है हमारे लिए। ठीक है, और ये दिखाता है कि अगर कोशिश की जाए तो हम अपनी खास प्रजातियों को बचा सकते हैं। ठीक, चलिए अगला टॉपिक है हमारा भारत को माइस का हब बनाना। अब बात करते हैं टूरिज्म और बिजनेस की। ठीक है, हमारे केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय का एक बड़ा लक्ष्य है। वो चाहते हैं कि कम से कम 10 इंडियन शहर दुनिया के टॉप माइस डेस्टिनेशंस जो होते हैं उसमें शामिल हो जाएं। अब ये माइस क्या होता है? इसका मतलब है मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस और एग्जीबिशन। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, माइस मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस और एग्जीबिशन। ठीक है, यानी एंड एग्जीबिशन। आसान भाषा में कहें तो बड़ी बड़ी बिजनेस मीटिंग्स, कंपनियों के कर्मचारियों को दिए जाने वाले प्रोत्साहन यानी इंसेंटिव्स के टूर, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस और प्रदर्शनियां यानी एग्जीबिशंस, ये सब माइस कहलाता है। माइस भारत में जो है माइस इंडस्ट्री में उभरता हुआ डेस्टिनेशन है। ठीक, इंडिया धीरे धीरे जो है माइस के सेक्टर में एक बड़ी ताकत बनकर उभर रहा है। 2024 में इस सेक्टर से इंडिया को लगभग 49.4 बिलियन यानी 49.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई हुई थी, और उम्मीद है कि 2030 तक ये बढ़कर 103.6 बिलियन यानी 103.6
बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगा। मतलब इस सेक्टर में हर साल लगभग 13% की ग्रोथ होने की उम्मीद है। इस ग्रोथ के कुछ बड़े कारण हैं। हमारी इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ रही है, हमारे यहाँ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, जैसे अच्छी सड़कें, रेलवे वगैरह। सरकार भी इस सेक्टर को बहुत सपोर्ट कर रही है। इन सब कारणों से ही हमारे देश में भारत मंडपम, यशोभूमि, जियो वर्ल्ड सेंटर जैसे इंटरनेशनल लेवल के कन्वेंशन सेंटर बने हैं। दिल्ली में बने हैं, आप आएंगे तो देख सकते हैं, दिल्ली में है, जहां बड़ी बड़ी मीटिंग और एग्जीबिशन हो सकती है। अगर हम माइस का हब बनते हैं तो हमारे देश में बहुत सारे फायदे होंगे, जैसे ज्यादा टूरिस्ट आएंगे, बिजनेस बढ़ेगा, यानी टूरिज्म बिजनेस बढ़ेगा और लोगों को रोजगार भी मिलेगा टूरिज्म के अंदर। ठीक है, तो अगला टॉपिक है हमारा अमरनाथ यात्रा के लिए ऑपरेशन शिवा। ठीक, अब बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा की सुरक्षा की। हमारी सुरक्षा बलों ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन शिवा नाम से, मतलब देखिए याद रखिएगा, ठीक है, कि किसने किया है। सुरक्षा बलों, मतलब सुरक्षा बलों का है, ये आर्मी का है। ऑपरेशन शिवा नाम से एक ऑपरेशन शुरू किया है। ये ऑपरेशन इसलिए शुरू किया गया है क्योंकि पहले पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था और भारत पाकिस्तान के बीच ऐसी तनाव बढ़ा हुआ है। ठीक है, ऐसे में यात्रा को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। श्री अमरनाथ जी की गुफा के बारे में जान लेते हैं। अमरनाथ गुफा जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में समुद्र तल से लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये एक बहुत ही पवित्र जगह है जहां हर साल लाखों श्रद्धालु जो है बर्फ से बने शिवलिंग यानी बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आते हैं। ये शिवलिंग भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। इस गुफा में बर्फ से बने 2 और स्टैलेग्माइट भी हैं, जिन्हें देवी पार्वती यानी भगवान शिव की पत्नी और भगवान गणेश उनके बेटे का प्रतीक माना जाता है। अमरनाथ यात्रा श्रावण के महीने, यानी श्रवण के महीने, सावन के महीने कह सकते हैं, ठीक है, वैसे श्रावण कहा जाता है, श्रावण के महीने में शुरू होती है, जब बर्फ का शिवलिंग पूरा बन जाता है। इस तीर्थ यात्रा की शुरुआत का जिक्र संस्कृत के एक ग्रंथ भृंगेश संहिता में भी मिलता है। सुरक्षा बलों का यह ऑपरेशन इसलिए जरूरी है ताकि सभी श्रद्धालु बिना किसी डर के अपनी यात्रा को पूरा कर सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा IMF के बोर्ड में भारत के नए डायरेक्टर। हमारी केंद्र सरकार ने परमेश्वरम अय्यर, यही है साहब, तो परमेश्वरम अय्यर को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में भारत का नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है। IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड क्या कहता है, ठीक है, क्या करता है? ये बोर्ड IMF के रोजमर्रा के कामकाज के लिए जिम्मेदार होता है। इसमें 25 डायरेक्टर होते हैं जिन्हें सदस्य देश या देशों के समूह चुनते हैं। IMF का जो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है वो इस बोर्ड का चेयरमैन होता है। ये बोर्ड IMF के सभी सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व करता है। इसका मेन काम यह है कि जिन सदस्य देशों को टेम्परेरी तौर पर पेमेंट बैलेंस की प्रॉब्लम हो रही है उनको IMF से फाइनेंशियल हेल्प यानी पैसे देने की मंजूरी देना होता है। परमेश्वरम अय्यर का इस बोर्ड में शामिल होना भारत के लिए एक बड़ी बात है और इससे हमें IMF में अपनी बात और अच्छे से रखने का मौका मिलेगा। IMF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा पिपरहवा। ठीक है, पिपरहवा के पूरा अवशेषों की नीलामी हो रही थी, उसको रोकने की कोशिश की। किसने की? संस्कृति मंत्रालय ने, हमारे भारत ने। ठीक है, तो बेसिकली ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, पिपरहवा, और ये कुछ चीजें जो है नीलाम हो रही थी और नीलाम शायद वियतनाम या लाओस या ऐसी कहीं हो रहा था, बैंकॉक वगैरह में। ठीक है, खैर आगे जानते हैं इसके बारे में। तो हमारे केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने कदम उठाया है ताकि हांगकांग में हो रही थी एक नीलामी कंपनी सोथबीज द्वारा भारत के पिपरहवा से मिले पुराने अवशेषों की नीलामी को रोका जा सके। पिपरहवा के पूरा अवशेष क्या है? ये पुराने अवशेष 1898 में विलियम क्लैक्सटन पेप्पे नाम के एक शख्स ने पिपरहवा नाम की जगह से खुदाई करके निकाले थे। कुछ विद्वानों का मानना है कि आज का पिपरहवा ही प्राचीन कपिलावस्तु शहर था। ठीक है, जहां भगवान बुद्ध कभी उपदेश देते थे। इन अवशेषों में हड्डियां, क्रिस्टल और सोपस्टोन, ठीक है, सोपस्टोन, ठीक से बने कलश, बलुआ पत्थर का एक बर्तन और सोने के गहने और रत्न जैसे जो चीजें शामिल है वो चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है,
ब्राह्मी लिपि में लिखा एक अभिलेख इन अवशेषों को भगवान बुद्ध से जोड़ता है। माना जाता है कि इन अवशेषों को शाक्य वंश ने सुरक्षित रखा था। हमारी सरकार चाहती है कि ये ऐतिहासिक चीजें हमारे देश में ही रहें और इनकी नीलामी न हो, इसलिए उन्होंने इस नीलामी को रोकने के लिए कदम उठाए हैं। ठीक है, और इस नीलामी को रोकने की पूरी कोशिश की है। आगे अगर इसमें कुछ भी चेंजेस आता है, कोई भी खबर आती है तो फिर उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिलहाल इतना ही, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा अटाकामा रेगिस्तान में एयर ग्लो। ठीक, देखिए अटाकामा कहाँ है? रेगिस्तान चिली में है। चिली के अटाकामा रेगिस्तान में ला सिला वेधशाला के ऊपर एयर ग्लो की एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर ली गई है। यही है एयर ग्लो। ठीक है, जो आप देख रहे हैं, जो मैं यहाँ आपको फोटो में दिखा रहा हूँ। ठीक, तो इसकी बहुत ही खूबसूरत तस्वीर ली गई है। ठीक है, एयर ग्लो क्या होता है? एयर ग्लो जो है तब होता है जब सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारे वायुमंडल के ऊपरी हिस्से के एटम और मॉलिक्यूल एक्साइट हो जाते हैं, मतलब इनमें एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती है। फिर ये अपनी उस एक्स्ट्रा एनर्जी को निकालने के लिए लाइट छोड़ते हैं, जिसे एयर ग्लो कहते हैं। क्या कहते हैं? एयर ग्लो। एयर ग्लो रात के आकाश में हमेशा मौजूद रहता है, लेकिन आमतौर पर ये इतना हल्का होता है कि इसे हम अपनी आंखों से सीधे नहीं देख पाते। इसे सिर्फ बहुत ही अच्छे कैमरों से अंधेरी जगहों पर ही देखा जा सकता है। ये घटना ऑरोरा की तरह होती है। ठीक है, ऑरोरा। ठीक, लेकिन फर्क ये है कि ऑरोरा सोलर विंड यानी सौर हवाओं से आने वाले तेज पार्टिकल से बनते हैं। ठीक, जबकि एयर ग्लो जो है वो सिर्फ नॉर्मल सोलर रेडिएशन से बनता है। ये एक बहुत ही खूबसूरत कुदरती नज़ारा होता है। अगर कभी देखने को मिल जाए, चिली की आप रेगिस्तान में जाएं तो जरूर देखिए, इसको अपने कैमरे में कैद करिए। ठीक है, वैसे आप फिलहाल इंटरनेट पे देख सकते हैं। ठीक, खैर आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति का जो है विवाद चल रहा है, मतभेद हो गया है। क्या है मतभेद? देखिए, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई के नए डायरेक्टर के नाम पर सिफारिश करने वाली कमेटी में आम सहमति नहीं बन पाई है। बेसिकली हुआ क्या है कि सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति का प्रोसेस जो होता है, उसमें दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के अनुसार सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति केंद्र सरकार की 3 सदस्यीय कमेटी की सिफारिश करती है। इस कमेटी में कौन कौन होता है? पहले तो इस कमेटी के अध्यक्ष होते हैं हमारे प्रधानमंत्री। भारत के चीफ जस्टिस भी होते हैं, उनकी तरफ से नॉमिनेटेड कोई भी हो सकता है या सुप्रीम कोर्ट का कोई जज हो सकता है। ठीक है, लोकसभा में जो विपक्ष का नेता होता है, ठीक है, अभी राहुल गांधी, वो अगर विपक्ष का कोई बड़ा दल नहीं है तो लोकसभा में सबसे बड़े जो विपक्षी दल का नेता होता है वो। ठीक है, तो ये 3 लोग होते हैं जो सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति करते हैं। सीबीआई के डायरेक्टर को 2 साल के लिए नियुक्त किया जाता है। ठीक है, इनका कार्यकाल होता है सिर्फ 2 साल का। हालांकि उनका कार्यकाल एक साल करके मैक्सिमम 3 साल तक यानी कुल 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, मतलब 2 साल का तो हो गया पहले, उसके बाद एक साल करके बढ़ाया जा सकता है, टोटल 5 साल तक हो सकता है। ठीक है, अब जब इस कमेटी में सहमति नहीं बन पाई है तो देखना होगा कि आगे क्या होता है और सीबीआई का नया डायरेक्टर कौन बनता है। ठीक, चलिए, तो फिलहाल जो है सिफारिशें हुई हैं इन महाशय लोगों की। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से बिजली। ठीक, फेरो आइलैंड, फेरो आइलैंड्स कह सकते हैं इसको, स्पेस प्रोग्राम एक कमाल का पहल किया है इसने। वो लूना यानी 12 नाम की एक चीज के जरिए बिजली पैदा करने के लिए चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल का इस्तेमाल कर रहे हैं। लूना 12 क्या है? लूना 12। लूना 12 जो है एक टाइडल काइट है। ये फैरो आइलैंड्स के तट के पास पानी के नीचे बहने वाली धाराओं को पकड़कर उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी यानी नवीकरणीय ऊर्जा में बदलती है। टाइडल काइट एक तरह की पानी के नीचे टरबाइन होती है जो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से पैदा होने वाली समुद्री धाराओं और ज्वार भाटे की ऊर्जा का इस्तेमाल करके बिजली बनाती है। ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो समझेंगे इसको, ज्वार भाटा और समुद्री धारा। ठीक है, जरूर एनसीईआरटी का पढ़ेंगे तो। ठीक, ये स्वीडिश कंपनी
मिनेस्टो के ड्रैगन क्लास ऑफ टाइडल काइट्स का हिस्सा है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ज्वारीय ऊर्जा सौर या पवन ऊर्जा के मुकाबले ज्यादा स्थिर और पहले से पता चलने वाली क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा है। मतलब आपको ये पता रहेगा कि कब कितनी बिजली पैदा होगी। ये एक बहुत ही इनोवेटिव तरीका है बिजली पैदा करने का, ठीक है, बहुत ही नया तरीका, बहुत ही मतलब ऐसा तरीका जो कि अभी अभी खोजा गया हो, मतलब बहुत ही सरल तरीका कह सकते हैं इसको। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ANRF का मिशन। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन यानी ANRF ने अपने महा ईवी, ठीक है, MAHA मिशन के तहत मदद के लिए 7 ई नोड्स का चुनाव किया है। चुने गए हर ई मोबिलिटी नोड को, ठीक है, एक प्रोजेक्ट कंसोर्टिया मॉडल में काम करना होगा। इसमें शैक्षणिक संस्थान, रिसर्च लैबोरेटरी और इंडस्ट्री के लोग मिलकर काम करेंगे। ये जरूरी है। महा ईवी मिशन क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, ये ANRF का एक प्रोग्राम है। किसका प्रोग्राम है? ANRF का। ANRF एक सरकारी संस्था है जिसे देश के संस्थानों में रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा देने, उसे फंड करने और उसमें तालमेल बिठाने के लिए बनाया गया है। इस मिशन का मेन मकसद है कि भारत अगली पीढ़ी के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के समाधानों में दुनिया में आगे रहे। ये ऐसे समाधान होने चाहिए जो टिकाऊ हो, जिनमें नयापन हो और जो हमें आत्मनिर्भर बनाए। ठीक, तो ये मिशन इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कदम है। किसका? भारत सरकार का। और ये काम हो रहा है ANRF के जरिए। ठीक है, चलिए, तो ये थी आज की कुछ खास खबरें। हमने कोशिश की कि आपको हर बात आसान भाषा में समझ आ जाए। नहीं आया तो फिर से देखें, आप बार बार देखें वीडियो को, आपको समझ में जरूर आएगा। ठीक है, अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। हम जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और जय हिंद।